दिए गए विषय भारतीय बुद्धिजीवियों का यह सदन उपयुक्त कथन को सही मापदंड मानते हुए भारत को एक सफल देश मानेगा के पक्ष में। महोदय, सर्वप्रथम भारतीय बुद्धिजीवी कौन है? महोदय, भारतीय बुद्धिजीवी वो लोग हैं जो भारत की विभिन्नता और इसके कल्चर को समझते हैं और इसको अलग अलग पैराडाइम पे समझते हैं कि किस प्रकार से हिस्टोरिकली भारत में अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज एक साथ एग्जिस्ट की है। इस चीज को, भारत की कल्चर और सभी चीजों को वो समझते हैं। उसके बाद महोदय, हमारे लिए अल्पसंख्यक कौन है? महोदय, अल्पसंख्यक के रूप में हम यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। वो धार्मिक अल्पसंख्यक कौन होंगे महोदय? इसमें होंगे मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे, जैन होंगे, बुद्ध होंगे, पारसी होंगे, सिख होंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंदू किस प्रकार से मेजॉरिटी में इस देश में विद्यमान है और इसके अलावा ये सभी माइनॉरिटी है। उसके बाद महोदय, हम सही मापदंड किस आधार पे मानेंगे? सही मापदंड मानने का हमारा विभिन्न पैमाना होगा महोदय। इसमें हम राजनीतिक पैमाना बताएंगे, इसमें हम आर्थिक पैमाना बताएंगे, इसमें हम सामाजिक पैमाना बताएंगे। और उसके साथ साथ सही मापदंड हमारे लिए ये क्यों है? क्योंकि महोदय, हम देखते हैं कि भारत एक कैसा देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं वो लोकतंत्र के द्वारा चलते हैं। और लोकतंत्र में क्या मिलता है लोगों को कि राइट टू से होता है कि हर एक व्यक्ति अपने बातों को रख सकता है, उसको कहने का अधिकार होता है, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से। यहाँ पे राइट टू से सभी के पास होता है महोदय। ठीक है। उसके बाद महोदय, भारत कैसा, मतलब भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है महोदय जहां पे विभिन्नता एग्जिस्ट करती है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब महोदय, सफल देश होने का तात्पर्य क्या है? हम सफल क्यों मान रहे हैं? सफल होने का तात्पर्य हम मान रहे हैं महोदय, हाँ, सफल होने का मानना है कि अल्पसंख्यक की जो प्रगति होगी उससे ही हम देश की प्रगति का जो है उसको मानेंगे महोदय। और ठीक है, और यहाँ पे जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम क्या करें, सबके इंटरेस्ट की जो यहाँ पे बात की जा रही है। अब महोदय, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भारत एक सफल देश है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी का जो है वो अपलिफ्टमेंट और उनकी जो है प्रगति हो रही है। महोदय, सर्वप्रथम पहले उदाहरण से इस्तेमाल करते हैं कि किस प्रकार से भारत में हम देखिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनका आर्थिक क्षेत्र में कितना बड़ा बोलबाला है, बोलबाला किस तरीके से है। उनका जो भारत की जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो हम देख सकते हैं किस प्रकार से पारसीज जो देखते हैं उनको, जो उनकी जो नेटिव जगह थी वहां से उनको भगा दिया गया। लेकिन भारत एक इतना पीस लविंग कंट्री, जो उनको एग्जिस्टेंस यहाँ मिला, उनको दबाया नहीं गया, उनको यहाँ पे उत्थान किया गया। आज हम देखते हैं जो भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्री, टाटा हो गए चाहे अडानी हो गए, ये सभी किस कम्युनिटी से मैं लाई करते हैं? मैं पारसी से लाई करता हूं। जो इकोनॉमी, हम इकोनॉमी देखने की बात करें टाटा की, वो किस चीज से आते हैं? हम पारसी कम्युनिटी से आने की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद महोदय, हम समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से बुद्ध और जैन जो है, बुद्ध और जैन धर्म के अगर बारे में समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में जब मेजॉरिटी कम्युनिटी को समझते हैं तो यहाँ पे वैदिक कल्चर का बोलबाला रहा था। किंतु जब बुद्ध और जैन डिबेट डिस्कोर्स के द्वारा भारत में आए तो उनको भी एग्जिस्टेंस भारत में प्रदान की गई। आज भी हम देखते हैं किस प्रकार से बुद्ध और जैन भारत में एग्जिस्ट करते हैं और उनको दबाया नहीं जाता, बल्कि उनकी चीजों को, जो बुद्ध और जैन है उनकी चीजों को और आगे बढ़ाया जाता है, उनको प्रोपोगेशन का अधिकार मिलता है। और इसके साथ साथ भी महोदय हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जैन लोग हैं वो आज हम देख सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में उनका कितना बड़ा से है और बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसेस जो है वो जैन धर्म से भारत में लाई करते हैं महोदय। ठीक है। और इसके महोदय, ठीक। और इसके बाद महोदय, अगर हम समझने का प्रयास करें तो किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखने की बात करें तो भारत में किस प्रकार से जो लोग हैं उनको दबाने से, राजनीतिक क्षेत्र में देखने की बात करें तो महोदय हम देखते हैं किस प्रकार से भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे एक अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया मनमोहन सिंह के रूप में। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन की जो बात आती है भारत में वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को मिलता है महोदय। इसके साथ साथ महोदय, अगर हम बात करें तो किस प्रकार से संवैधानिक प्रोटेक्शन मिलता है भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी को। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28, 29, 30 तक अगर हम देखते हैं तो उसमें रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाती है कि मतलब आप किसी भी धर्म से हो, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, वो अपने धर्म का प्रोपोगेशन कर सकते हैं महोदय, इसकी भी बात की जाती है। और इसके साथ साथ भी अगर हम देखें तो महोदय क्या होती है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जो माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या करता है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनको फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा। उसके बाद अगर मुस्लिमों में बात करें, भारत में एक मुस्लिम भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, तो हम देखें तो इसमें भी किस प्रकार से जो मुस्लिमों में उत्थान की अगर बात की जाए, सिर्फ मुस्लिम मतलब मुस्लिम पुरुष भी नहीं होते महोदय, मुस्लिम महिलाओं की भी यहाँ पे बात की जाती है। किस प्रकार से भारत में हम देखते हैं कि जो वर्ग दबा हुआ है, किस प्रकार से पहले महिलाओं के अगेंस्ट सिर्फ तलाक 3 बार कह देने से उनके अगेंस्ट तलाक हो जाते, उनका शोषण होता था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उनकी बातों को सुना और जो
ऐसे प्रावधान थे उसको समाप्त करते हुए कानूनी अपराध के रूप में घोषित किया महोदय। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं है उनका भी अपलिफ्टमेंट यहाँ पे होता देख रहे हैं। उसके साथ साथ महोदय अगर रोजगार के क्षेत्र में भी देखें तो आर्टिकल 16 के तहत क्या किया जाता है कि चाहे किसी भी धर्म, जातीय भेद, रंग, रूप से हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो ये संविधान आपको स्वतंत्रता देता है, संविधान आपको अवसर प्रदान करता है कि आप किसी भी रोजगार में जा सकते हैं, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे महोदय नहीं किया। उसके साथ साथ महोदय कंटेम्प्रेरी इशूज पे बात अगर हम करते जाए तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से वक्फ बिल के बारे में बात की जाती है। इसमें अशरफी, जो अशरफी मुसलमान थे उनका दबदबा ज्यादा होता था महोदय, जो एलीट वर्ग से आते थे। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान थे जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वर्तमान में वक्फ बोल लाके क्या किया गया, जो पासमानदा मुसलमान है, मतलब जो पासमानदा मुसलमान है उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात। पासमानदा मुसलमान कौन है? जो गरीब तबका है मुसलमानों में, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की, उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात की गई महोदय। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं उसकी भी हो रहा है महोदय। और इसके साथ साथ महोदय सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, अल्पसंख्यकों में अभी अल्पसंख्यक कैसे महोदय बात की जाती है बोहरा मुसलमान की, अहमदिया मुसलमान की और शिया मुसलमान की। भारत के अलावा अन्य सभी देशों में, पाकिस्तान की बात करें, वहां शिया और अहमदिया को मुसलमान ही नहीं माना जाता, लेकिन भारत में उनको भी संवैधानिक प्रोटेक्शन मिलता है महोदय। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं कि जो इसीलिए हम मान रहे हैं कि भारत में जो सही, हम इसको सही मापदंड इसीलिए मान रहे हैं महोदय कि जो माइनॉरिटी है उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, माइनॉरिटी की जो प्रगति है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है महोदय। इसलिए हम मान रहे हैं कि जो ये प्रगति है यही भारत को एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ाते जा रहा है महोदय। ठीक है, इसके बाद महोदय अगर हम आगे बढ़ते जाए तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि किस, हाँ ठीक है महोदय, इसके बाद देखें तो अन्य धर्मों की अगर बात करें महोदय, किस प्रकार से जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म के भी बारे में बात करें तो महोदय नॉर्थ ईस्ट भारत जो है उस क्षेत्र में हम देखते हैं किस प्रकार से जो ईसाई धर्म है वो अच्छे प्रोपोगेशन में और राजनीतिक, अगर ठीक है, अगर राजनीतिक पक्षों में बात करें तो किस प्रकार के वहां के जो सीएम है और बहुत सारी चीजें हम तमिलनाडु में देख सकते हैं किस प्रकार जो एमके स्टालिन से वो ईसाई धर्म से आते हैं, किंतु वो भी वहां पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको वहां पे पूर्ण तरीके से महोदय मिल रहा है। इसके साथ साथ महोदय ठीक है, उसके साथ साथ महोदय अगर हम देखें तो किस प्रकार से सिख धर्म की जब बारे में बात करें तो सिख धर्म महोदय किस प्रकार से भारत में एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है। सिख धर्म जो है बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो इंडियन डायस्पोरा को वो रिप्रेजेंट करता है। तो भारत में जो सिख है उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलने के साथ क्या होता है कि वो एक बड़ा डायस्पोरा बनता है, उनका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, सिर्फ राजनीतिक में कल्चर के रूप में भी देख सकते हैं किस प्रकार से, ठीक है कल्चर को। उसके साथ साथ महोदय यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरकारी की स्कीम्स जो आती है, जो स्कीम्स के तहत लोगों को बेनिफिट्स मिलता है, इसमें किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जो मेजर बहुत सारी स्कीम्स ऐसी बनाई जाती है जो मुस्लिमों के लिए स्पेशली बनाई जाती है महोदय, और जो भी स्कीम सारी बनाई जा रही है उसमें किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ अंत में महोदय करना चाहो कि भारत, धन्यवाद करता हूँ। सदन गरिमा को मेरा नमन देगी उसके पूर्व और विपक्ष में। तो महोदय तो मेरा पक्ष आता है वो अल्पसंख्यक की परिभाषा तो कहीं ना कहीं संकुचित करके चला जाता है। अल्पसंख्यक में बस वो व्यक्ति नहीं आता जिसकी बस रीजन की आइडेंटिटी होती है। जो आइडेंटिटी का निर्माण अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग रूप में हो सकता है। आपके कल्चर की अपनी आइडेंटिटी होती है, आपकी भाषा की अपनी आइडेंटिटी होती है, और जाति के अंदर भी आपकी जातिगत इंटरसेक्शनलिटी भी एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। वो आइडेंटिटी के आधार पर आप अल्पसंख्यक हो या न हो उस परिप्रेक्ष्य में उसका निर्माण होता है। और अल्पसंख्यक के दो पैमाने होते हैं कि आप लोकल लेवल पे अल्पसंख्यक है कि पूरे राष्ट्र के लेवल पे अल्पसंख्यक है, और उन सारे परिप्रेक्ष्य को एनालाइज करने के बाद हम बताएंगे कि क्या उनका दमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य को अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रगति का जो पैमाना बनाते हैं, प्रगति में पैमाना ये होगा कि अगर मेन स्ट्रीम जो आइडेंटिटी समाज में बनी हुई है कि अगर आप उसमें जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं कि अपने पुट को आप रख पा रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी का जो पूरा पैमाना था कि प्रैक्टिकल रूप में आप क्या कर पा रहे हैं समाज के अंदर, यथार्थ आइडिया में क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो अलग बात है, पर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है समाज के अंदर हम उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते डिबेट में आ जाते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा, आप इतिहास की बात करते हैं, आपको समझना पड़ेगा जो भारतीय आइडेंटिटी का निर्माण हुआ किस आधार पर हुआ। जो भारतीय आइडेंटिटी का जो निर्माण हुआ, जो नेशन का निर्माण हुआ, नेशनल आइडेंटिटी का निर्माण हुआ, वो एक कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी के रूप में निर्माण हुआ। तो आपने किस प्रकार निर्माण किया कि आपने भारत को माता के रूप में प्रेजेंट किया, आपने कुछ सिंबल का निर्माण किया, आपने संघर्ष की बात की, और जो भारत को माता के रूप में आपने प्रेजेंट किया, और जो सिंबल झंडे की बात कर लो, लोकगीत की बात कर लो, वो आइडेंटिटी कहां से आई? आपने हिंदू कल्चर से वो आइडेंटिटी का निर्माण करके भारत को माता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया कि भारत हमारी माता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो इस्लाम का जो पूरा कल्चर था वो माता या इसके कॉन्सेप्ट में कि अल्लाह के बराबर कोई हो नहीं सकता उस कॉन्सेप्ट में मानता ही नहीं था। जो इनहेरेंट फ्लॉ हुआ कि इस्लाम का जो पूरा कोर था कि वो बस अल्लाह को ईश्वर मानेगा, और जो आपने नेशनल आइडेंटिटी का निर्माण ऐसे कॉन्सेप्ट में कर दिया जो हिंदू से निकल के आता है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय आइडेंटिटी के अंदर आप ये बोलना शुरू कर दिए मेन स्ट्रीम में कि मुस्लिम भारतीय आइडेंटिटी से एसोसिएट नहीं करते हैं। वो इंटरनेशनल का जो पूरा प्रावधान आता है इंटरनेशनल क्यों बन गया? क्योंकि वो आप बोलते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलते, जो न्यूज में नैरेटिव बना क्यों बना कि आपने जो आइडेंटिटी का निर्माण इस आधार पे कर दिया कि जो देवीकरण होगा देश का वो हिंदू कल्चर से निकल के आ रहा था। आगे बढ़ते दूसरे आर्गुमेंट में आते हैं।
डिबेट इस बात पे है कि कोई व्यक्ति जो मुस्लिम जो समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक किसी रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको या तो अपने तरफ अपीज करता है कि तुम मेरे खेमे में आ जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, या तो उसके अगेंस्ट अपीज करके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के आधार पे उसके अगेंस्ट अपीज करके दूसरे कल्चर को अपने वोट देने की बात करता है। आप पूरा परिप्रेक्ष्य समझिए कि अब हिंदू कोड भी लाता है, भारत में हिंदू कोड भी लाता है, आप क्या करते हैं कि सारे जो हिंदू के लॉज थे उसको कोडिफाइड कर देते हैं, पर उस परिप्रेक्ष्य आपने मुस्लिम के लॉ को कोडिफाइड क्यों नहीं किया? अब सामाजिक संरचना के अंदर क्या मुस्लिमों के पास ये अधिकार नहीं था कि उनके लोग कोडिफाइड हो जाए, उनको जो महिलाएं थी जिनका दमन इतने सालों से हो रहा था उनका दमन ना हो? आप ये परिप्रेक्ष्य क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने बस सोचा कि मुस्लिम विद्रोह करेंगे या इस परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम के लिए सही नहीं होगा। पर हिंदू के लिए आपने ये कार्य किया तो उस टाइम भी दीनदयाल उपाध्याय ने उसका विद्रोह किया था, राइट विंग के नेताओं ने उसका विद्रोह किया था, पर आपने ये परिप्रेक्ष्य जो था कभी मुस्लिमों के लिए किया नहीं। इस कारण क्या हुआ, कल्चरली वो इतने पीछे रह गए, कभी वो महिलाओं को अधिकार मिल ही नहीं पाया, कल्चरली महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाया, तो उस बंधन ने बंद के रह गई और समाज ने अपना बात कर ही नहीं पाई। आगे बढ़ते क्या होता है, फिर साहबानो केस आता है। साहबानो केस में जुडिशरी जो आप लोग पूरे मैकेनिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म की बात करते हैं कि लोग को अधिकार मिलते हैं, जुडिशरी ने क्या किया कि साहबानो केस में जो एलिमनी का पूरा अधिकार दे दिया, फिर आपने लेजिस्लेटिव में लोगों को अपील करने के लिए, मुस्लिमों को अपील करने के लिए उस केस को पूरा पूर्णतः पलट दिया। उससे क्या हुआ कि महिला को जो एलिमनी का अधिकार बहुत पहले मिल जाता वो मिल नहीं पाया। जो पूरा प्रावधान निकल कर क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि आप मुस्लिमों को या तो अपने पक्ष में अपील करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए अभी जो पूरा नैरेटिव बना हुआ समाज में क्या बना हुआ है कि आप हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, आप जो वक्फ बोर्ड की बात भी कर रहे हो या आप पूरे जो यूसीसी की बात कर रहे हो, ये परिप्रेक्ष्य आ क्यों रहा है? इसको समाज में किस रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है? क्या समाज में इसको इस रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है कि मुस्लिमों के अधिकारों की बात हो रही है, या इस रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है कि मुस्लिमों के पास कुछ एक्स्ट्रा अधिकार हमें वो छीनना है? ये जो समाज में प्रेजेंटेशन हो रहा है किस रूप में हो रहा है, ये आपको समझने की बात है। समाज इसको किस प्रकार प्रेजेंट किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड लोगों की जमीन छीन लेता है तो उसको अधिकारों में छीनना पड़ेगा, इसके पास एक्स्ट्रा अधिकार आ चुका है, अधिकार का हमें छीनना पड़ेगा। कभी इसको समाज में इस रूप में प्रेजेंट किया ही नहीं गया है कि वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों के अधिकार की बात करनी चाहिए। उसमें जो आप जो अफसरफा की बात भी करके जा रहे हो कि उसमें मुस्लिम का वर्ग है वो अपर हो चुका है, उसको कभी समाज में उस रूप में प्रेजेंट किया ही नहीं गया। फिर आगे बढ़ते कि जो लोकल लेवल में सोचिए कि जो अलग अलग जो आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, पर जो मेन स्ट्रीम इंडिया का कल्चर क्या बन गया कि नॉर्थ में एक बेल्ट बन गया, काउ बेल्ट, उसी के आधार पर कल्चर को डिराइव कर रहे हो। जब नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति जब मेन इंडिया में आता है आप उसको अपने कल्चर से कभी जोड़ के देखते ही नहीं हो। क्यों नहीं देखते हो? कि आप उसको मान के चलते हो नॉर्थ ईस्ट आता हो तो खान पान को भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो कल्चर को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। और आपने क्या किया, आपने एक हिंदू अम्ब्रेला का टर्म बना दिया। आपने क्या किया कि हिंदू एक आइडेंटिटी बना दी, उसके अंदर जो लोकल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी उसको उसके अंदर जोड़ के रख लिया। आप जो जैन को भी बात करते हो, जैन को भी अधिकार दे दिया, बुद्ध धर्म को मानने वालों को अधिकार दे दिया। आप क्या बोलते हो कि जो जैन है, बुद्ध है, एक शाखा है बस हिंदुत्व की। ये जो पूरा नैरेटिव बन गया समाज के अंदर कि हिंदू एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर जो जितनी भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है उसका एक शाखा बन गया, उसका एक पंथ बन गया। खुद में आइडेंटिटी को तोड़ना है। आगे बढ़ते हुए जो बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाता है उसे मारा जाता है, वहां पर अल्पसंख्यक क्यों मारा जाता है? उसका कल्चर अलग है, उसका खान पान अलग है, उसका रहने का तरीका अलग है। कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति मेन स्ट्रीम इंडिया में आता है उसको दमन किया, क्यों किया? तो उसका कल्चर अलग है। जो दमन का पैमाना है कि आप किसी लोकल ग्रुप से लोकल लेवल पे माइनॉरिटी और आप कहीं और माइग्रेट कर रहे हैं तो आपका दमन हो रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप कल्चरली आपने कभी लोगों को ये मानसिकता बनाई ही नहीं कि भारत की एक नेशनल आइडेंटिटी होगी जो कि सेक्युलर होगी। ये परिप्रेक्ष्य निकल के आना चाहिए था। फिर आगे बढ़ते हुए हाँ, आप जो बात करते हो कि ट्राइबल कल्चर की बात करते हैं, अब ट्राइबल कल्चर में क्या हो कि सरना जो पूरा मूवमेंट है झारखंड के पूरे परिप्रेक्ष्य में, वहां पर सरना जो ट्राइब है वो मांग कर रही है कि हम हिंदुज्म का हिस्सा है ही नहीं, हमें अपने एक सेपरेट आइडेंटिटी दे दीजिए आप। पर आप उसको आइडेंटिटी क्यों नहीं दे रहे? आपने हिंदुज्म का अम्ब्रेला टर्म बना दिया और आप ट्राइबल कल्चर की अभी बात की नहीं। जो ट्राइबल कल्चर कभी मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पाया? जो अल्पसंख्यक ट्राइबल जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक है वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आपने एक मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी बना दी, आपने एक सेट ऑफ नॉर्म्स बना दिया, आपने वैदिक कल्चर का निर्माण करते हैं, उस वैदिक कल्चर से आपने ये पूरे मेन स्ट्रीम आइडिया को ट्रेस बैक कर लिया। उसमें जो ट्राइबल कल्चर उससे कभी जुड़ाव महसूस कर ही नहीं पाया, तो उसका कल्चर कहां गया? उसका परिप्रेक्ष्य कहां गया? आप वनों को काट रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज आते हैं उनके वन को छीन लेते हैं, उनके पास कोई पेपर्स नहीं है, आप उनका दमन जो करते हैं, परिप्रेक्ष्य क्यों होता है? आपने जो टाई अप कर लिया सरकार ने कैपिटलिज्म कुर्नी कैपिटलिज्म का परिप्रेक्ष्य आता कि ट्राइबल कल्चर की बात होती ही नहीं, उनके पास रिसोर्स है नहीं, उनका जो दमन हो रहा है। जो पूरा नेशनल मूवमेंट समाज में एग्जिस्ट करता है, जो नेशनल मूवमेंट समाज में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है? क्योंकि अभी तक उनको अधिकार मिले ही नहीं है। और जो स्टेट के वो पूर्णतः खिलाफ है, वो क्या दर्शाता है कि लोग के अंदर एक कहीं ना कहीं एक भाव बना के स्टेट हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। अब लैंग्वेज के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, तो भाषा परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हिंदी का इंपोजिशन हो रहा है कि आप मान कर पूरे विश्व में हिंदी का इंपोजिशन होता है और लोकल जो भाषाएं होती है कहीं ना कहीं मर रही हैं। पहले भाषाएं में एक क्षेत्रीय बोली होती है, क्षेत्रीय बोली जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो बिहार की अपनी बोली थी, मगही बोली हो गई, या बोलियों का मरना हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्पसंख्यक अपनी हिंदी के आने के कारण अपनी बोली को खो रहे हैं। प्लस जो भाषा होती है, जो तमिल के व्यक्ति है, केरला का व्यक्ति है, मान रहा है कि हिंदी को हमारे पर इंपोजिशन किया जा रहा है। हमें क्या किया जा रहा है? आपने सरकार बना लिया, पावर में आ गया, आप यूनियन में
एग्जिस्ट करते हो, आप क्या कर रहे हो, अपनी भाषा को हमारे पर पुट कर रहे हो। ये पूरा परिप्रेक्ष्य श्रृंखला क्या अल्पसंख्यक है हमारे पर, अब जो हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है वो क्या दर्शा रहा है कि आप इनकी भाषा इस उनका दमन करके चाह रहे हो। फिर आपके आर्गुमेंट्स में आ जाते हैं। आप जो बात करते हैं जैन की बात करें, बुद्ध की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में उन्हें अधिकार दे दिया, तो आप ये भी देखिए ना एग्जाम्पल के आजीवकों को मार दिया गया, बुद्ध का पूरा संहार कर दिया गया, बौद्ध विहार को तोड़ दिया गया। हिस्ट्री में तो अनेक एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एग्जाम्पल के बेस में थोड़ी स्थापित कर दोगे कि इंडिया पूरा परिप्रेक्ष्य में अच्छा ही रह गया। फिर आप बात करते हैं पारसी की बात करते जाते हो, तो पारसी कम्युनिटी क्या दर्शाती है, खुद में एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, वो ट्रेडर कम्युनिटी यहाँ पर आई, राजा से अधिकार मिला, उसमें भारत देश का परिप्रेक्ष्य कहां से आ गया, क्योंकि भारत देश का निर्माण तो संविधान बनने के बाद हुआ। जब भारत की जो पूरी आइडेंटिटी का निर्माण होता है कब होता है, तो भारत का नेशन का आइडिया आता है। नेशन का आइडिया कब आता है, जब पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है। ठीक है, 3, 2, 1। महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि पक्ष क्या करता है। पक्ष कहता है कि भारत माता की बात की जा रही है, कि भारत को मां बनाया जा रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव है ये खुद ही अपने आप में 1905 और 1906 में बंगाल पार्टीशन के समय आया है, कि कैसे जब यहाँ पे जो बंगाली पोएट्स थे, बंगाली लिटरेचर के लोग थे, उन्होंने भारत को तो माता प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। क्यों? ताकि जो विभाजन है उस समय का, उसके खिलाफ ये आइडिया आया कि जो बंगाल का विभाजन है वो ना हो। तो इसको ये नहीं कह सकते कि भारत हमेशा से इस आइडिया को मानते हुए आया है। और यहाँ पे भारत को माता मानना है कि नहीं मानना, ये किसी पे चॉइस है। ये नहीं होता कि अगर आपने भारत को माता नहीं मानना तो इस बेसिस पर आपको फांसी दे दी जाएगी। आपको जो मानना है इस पे आपकी अपनी चॉइस है। ये नहीं कि आपको भारत को माता मानना ही पड़ेगा। आप भारत को जिस तरह की भूमि मान रहे हैं, राष्ट्र भूमि मान रहे हैं, मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि ये कह रहे हैं कि आखिरकार हिंदू कोड भी लाया, तो आखिरकार मुस्लिम के लॉ को कोडिफाई क्यों नहीं किया? तो वही तो करने जा रहे हैं जो इतने दिन से बात आ रही है कि आखिरकार जब हम यूसीसी लाएंगे और सभी को, जो जितनी हर जगह में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उनको खत्म करेंगे और सबको एक समान कानून के अंदर लाएंगे, तो क्या आप इस इनिशिएटिव को भी नहीं मानेंगे? यूसीसी में यही तो बात की जा रही है कि हम हर जगह से डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे और सबको समान पटेल पे लाएंगे। और मुस्लिम लोगों को कोडिफाई करना स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि ट्रिपल तलाक की नेता बात करके गए हैं। अब वहां पे मैं अपने प्रतिपक्ष से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो ट्रिपल तलाक से क्या महिलाओं को फायदा हो रहा था कि नुकसान हो रहा था? उसमें महिलाओं को नुकसान हो रहा था। तो अगर भारत एक ऐसा देश है जो मुस्लिमों को दमन नहीं करना चाहता है, तो उसने उसकी महिलाओं का फायदा ही क्यों किया? जब हम यहाँ पे, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर वो चाहता है कि मुस्लिमों का दमन हो जाए, तो उसने पासमानदा मुस्लिम जो जिनको मुस्लिम में बहुत पिछड़ा समझा जाता है, जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, चाहे किसी भी उनका वक्फ बोर्ड हो गया, चाहे उनका कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, अगर सरकार उनके लिए इनिशिएटिव ले रही है कि हम उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाएंगे, तो आप इस रिप्रेजेंटेशन पे क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ पे हम सीधा सीधा साबित है कि सरकार कह रही है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को बहुत ही नेगेटिव लाइट में लाया गया कि ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। आपको पूरा का पूरा वो देखना चाहिए, स्पीच देखना चाहिए अमित शाह का, किसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। इसको प्रेजेंट इस चीज पे किया गया कि कैसे एक मुस्लिम एलाइट वर्ग है जो हमें हर बार वक्फ बोर्ड में आ रहा है और कैसे जमीन का हस्तांतरण कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें सबके रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। और क्या सरकार ने जो जमीन जो वो अपने अंदर कर रहे थे उसको रोक दिया? नहीं, उस प्रोसेस में चेंज किया है, उसको रोका नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, अगर सरकार को नेगेटिव लाइट में नहीं लाए हैं, उसको करेक्ट किया है। नेगेटिव लाइट में आना होता तो उसको जड़ से उखाड़ देते, उखाड़ा क्यों नहीं? और यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि प्रतिपक्ष कह के जा रहा है कि जो पारसी कम्युनिटी है इंडिया का पार्टी नहीं है, ये तो बाहर से आए हैं, ट्रेडर्स हैं। तो अब आप किस को बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे कि मुस्लिम इन्वेडर्स हैं? अब ये भी कह देंगे कि ये भी इंडिया का पार्ट नहीं है। आप हर किसी को पार्ट मानेंगे ही नहीं। पारसी इंडिया में आए, उनको वो वहां कहाँ के थे? मूल रूप से ईरान के। वहां पर उनके साथ शोषण हुआ, यहाँ पे उनको पनाह दी गई। अगर और ये कह रहे हैं कि भारत संविधान के बाद उनके साथ क्या हुआ? संविधान बनने के बाद भी तो उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला। संविधान बनने के बाद भी तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि उनका दमन हो रहा है। संविधान बनने के बाद भी तो उनका इकोनॉमिक विकास हो रहा है। आज सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पारसी है, कैसे हैं? अगर यहाँ पे सिर्फ मेजोरिटी की चल रही होती तो उनको इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनने ही नहीं दिया जाता, उनकी इतनी भी संपत्ति उसको लूट लिया जाता, लेकिन नहीं लूटा जा रहा है। हर कोई अपना काम सेफली कर पा रहा है। तो यही तो सीधा सीधा हमारे बिंदु को, टॉपिक को पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि किस प्रकार जो भारत है वो किस तरह का देश है। भारत इस तरह का देश है जहां पे सभी माइनॉरिटीज की बात को सुना जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को साथ लेकर काम किया जा रहा है। आप मुझे ऐसी स्कीम्स बताइए जहां पे सिर्फ हिंदुओं की बात की जा रही, मुस्लिम की बात नहीं की जा रही। शौचालय मिलेगा सबको मिलेगा, घर मिलेगा सबको मिलेगा, और यहाँ पे अगर सिलेंडर मिलेगा तो सबको मिलेगा। यहाँ पे बताइए, और हम देख सकते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी उसमें काफी वर्ग है जो गरीब वर्ग है। तो इन जो जितने भी स्कीम्स हैं एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम से है। तो सरकार इन लोगों को बेनिफिट दे ही क्यों दे रही है? और आखिरकार दे रही है तो क्या ऐसा कभी आपने देखा कि मुस्लिम को आके विरोध करते हुए कि नहीं, सॉरी, हिंदू आके विरोध करते हुए कि नहीं आप किसी मुस्लिम महिला को सेंटर मत दीजिए? यहाँ पे इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि यहाँ पे दो जाते हैं, अमीर और गरीब। अगर कोई गरीब है मुस्लिम तो उसका भी सपोर्ट कर रही है सरकार, कर रही है। आप इसको कहीं भी काट नहीं सकते। और ये कह रहे हैं ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं।
ट्राइबल्स में की बात है कि आखिरकार एक ग्रुप मांग कर रहा है कि पूरी की पूरी ट्राइब मांग कर रही है। इस चीज पे किसी चीज को कंसंट्रेटेड किया जाएगा कि एक ग्रुप मांग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू से अलग कर दिया जाएगा। लिंगायत ने अपनी मांग की, उनकी मांग अगर जब पूरे मास एजिटेशन में फैलने लगा कि हाँ अब अप्रूव करना चाहिए, तो उनको हिंदू से अलग कर दिया गया ना। लिंगायत को हिंदुओं में नहीं माना जाता। अगर ट्राइबल की बात की जा रही है तो अगर जब ये आएगा कि हाँ पूरा का पूरा ट्राइबल समाज मिलके ये वो जो एक जिस जाति की बात कर रहे हैं वो हिंदू से अलग होना चाहते हैं तो उनको भी कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इस पर पहले से काफी अवेयर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिन ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं जिनकी सुरक्षा नहीं हो रही, उन ट्राइबल्स के लिए एक पूरा का पूरा शेड्यूल 6 दिया गया है, जिसमें कि उनके एरिया प्रोटेक्शन की बात की जाती है, उनकी लोकल गवर्नमेंट्स की बात की जाती है, ट्राइबल काउंसिल की बात की जाती है। आखिरकार अगर सरकार को ट्राइबल्स की पड़ी नहीं थी तो शेड्यूल 6 को भी ऐड क्यों किया, और अगर जो वर्तमान सरकार को हटा क्यों नहीं देती? इसका मतलब है कि ट्राइबल्स की भी इस देश में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है और काफी ज्यादा वैल्यू है। और यहाँ पे करें हिंदी का इंपोजिशन कहीं पे नहीं है। यहाँ पे कहाँ दिखाया जा रहा है कि आप अपनी भाषा मत पढ़िए। तमिलनाडु में जाके यहाँ पे सीधा बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें नया इनिशिएटिव लिया गया कि कैसे तमिल में आप नए कोर्सेज लाए जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है कि जो दिल्ली के अंदर हैं, आप देख सकते हैं कि एक तमिलनाडु का सेंटर खुलेगा, हर जगह का सेंटर खुलेगा कि आपको जो भाषा सीखनी है सीखिए। यहाँ पे भाषा को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ज्यादा भाषा सीखिए। भारत की आज तक यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू है, यहाँ पे हिंदी भाषा सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज तक एक राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई है कि हाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको अपना यूपीएससी का पेपर लिखना, आप कितने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं आपको हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। जिस दिन ये इंपोजिशन यहाँ पे जिस दिन चॉइस खत्म हो जाएगी उस दिन हम मानेंगे कि भारत माइनॉरिटी के इंटरेस्ट बचाने में सफल नहीं रहा है। जब तक ये चॉइस है तब तक माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट अपने आप में सफल है। और अगर ये कह के जा रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नॉर्थ ईस्ट का खाना है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट का खाना है, लाफिंग हो गया, ये हो गया, दिल्ली में कितना प्रचलित है, पूरे नॉर्थ इंडिया में कितना प्रचलित है। आप ऐसा आपने कोई मूवमेंट देखा कि हम नॉर्थ ईस्ट से खाना आ रहा है? नहीं, हम नहीं खाएंगे, हमें नॉर्थ ईस्ट का खाना खाना ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोग खराब, ऐसा कहीं नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को नॉर्थ इंडिया पूरे भारत में एम्ब्रेस किया जा रहा है। अगर आप साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में कितने डोसा लोग खा रहे हैं और जो नॉर्थ इंडिया खाना है वो साउथ इंडिया में खाया जा रहा है। ऐसा कहाँ हो रहा है कि नहीं हम आपको पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बता के गया कि अगर माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मनमोहन सिंह पीएम है, हमारे 2 हेड ऑफ स्टेट वो मुसलमान रह चुके हैं, मेजोरिटी ऑफ कितने सारे राज्यों में ट्राइबल सीएम है हमारे पास। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो मेजोरिटी राज्य हैं उसमें क्रिश्चियन सीएम है, उसमें जो सीएम है वो क्रिश्चियन है, जो तमिलनाडु उसमें सीएम क्रिश्चियन है। आखिरकार अगर यहाँ पे जनाधार इसी हिसाब से कि जो मेजोरिटी उसी की बात की जाएगी तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आ रही है। एक यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें ट्राइबल्स की राइट्स की पड़ी ही नहीं है तो एक हेड ऑफ द स्टेट हम ट्राइबल को क्यों बनाएंगे? अगर सबको राइट्स मिल रहे हैं, वर्तमान गवर्नमेंट इस राइट्स को नहीं छीन रही है, राइट्स एंजॉय किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत एक सफल देश है। और अगर आपको यह नकारना है तो आपको यह भी नकारना पड़ेगा कि उनको राइट्स किस प्रकार से नहीं मिल रहे हैं। हम अपने पूरी स्पीच में हर जगह पे साबित कर चुके हैं, अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा उनको अपने और एनईपी के भी मॉडल आता है, उसमें भी ये नहीं कहा जाता कि आपको अपनी भाषा नहीं पढ़नी है। एनईपी के मॉडल के अंदर भी हर जो पहले ये था कि आपको अपने जो लोकल भाषा पढ़नी नहीं पढ़नी ऑप्शनल है, लेकिन आपको ये बताया कि नहीं आप अपनी लोकल भाषा ही पढ़िए और आपको जो भाषा मर्जी है वो पढ़िए। एनईपी का मॉडल भी आपकी लोकल भाषा को और एम्ब्रेस कर रहा है। धन्यवाद। सदन की गरिमा को नमन करते हुए दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में सबसे पहले मान्यवर हमें समझना होगा कि पक्ष जो पूरी डिबेट करके जा रहा है वो बस ये बता के जा रहा है कि ये मिला, ये हो गया, ये ऐसे हो गया। हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ है उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर ये बात ही नहीं करके जा रहे हैं। कैसे नहीं करके जा रहे हैं? ये बात करके ये बात कह के जा रहे हैं कि कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई ट्राइबल कम्युनिटी से राष्ट्रपति बन गया। मैं कैसे ये मान लूं कि एक राष्ट्रपति बन जाने से सारे ट्राइबल कम्युनिटी का उत्थान हो गया? आज भी ट्राइबल कम्युनिटी जैसे संथाल और गोंड्स आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि उनका जो है उत्थान नहीं हुआ है। वो आज भी माइनॉरिटी के कारण इस देश में भुगत रहे हैं और ये यथार्थ है। मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हुए मान्यवर हमें ये समझना होगा, ये बात हम इंटरसेक्शनैलिटी माइनॉरिटी की बात करके जाते हैं कि जातियों में भी माइनॉरिटी जाति होती है, उनका अधिकार कैसे छीना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मान्यवर शेड्यूल्ड कास्ट में एक मुसहर जाति होती है जिसको मांझी समाज भी कहा जाता है। उसकी आज भी वहां 95% इलिटरेसी है और जो कि एक अच्छा खासा वो जनसंख्या रखता है। यानी एक समाज आज भी 95% अनपढ़ है, यानी वो अभी तक ना लिख पा रहा है। और अनपढ़ का पैमाना क्या है? यानी ना वो बेसिक ना लिख पा रहा है, ना साइन कर पा रहा है, ना कुछ पढ़ पा रहा है। यानी आज भी इतना
आजादी की खुद मान के जाते हैं कि आजादी के 75 साल हो गए और एक समुदाय का 95% व्यक्ति जो है वो अनपढ़ है, और आप अफर्मेटिव एक्शन भी दे रहे हैं, तमाम तरीके से सुविधाएं भी दे रहे हैं, फिर भी वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपने शेड्यूल 6 भी दे दिया, आप शेड्यूल 6 का जिक्र करके जाते हो, लेकिन फिर भी उन जैसे लोगों का और कई ट्राइबल कम्युनिटियों का आज भी उत्थान क्यों नहीं हो पाया, इस पर आप क्यों नहीं बात करके जा रहे हैं। फिर आप ये बात आप बात करके जा रहे हैं, ये बात आप बात करके जा रहे हैं कि आपने हिंदू एज ए वो हम जैसे हमारे नेता ने कहा था किस प्रकार एज ए भारत माता को एक पोर्ट्रे किया गया, एक इंडिक कल्चर से लिया गया, ब्राह्मणिकल या वैदिक कल्चर से लाया गया। अब इससे समाज में क्या गया, अब इससे समाज में ये गया मान्यवर कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो जिस भारत में उसका भारत में ऑरिजिन नहीं है, वो बाहर उसका ऑरिजिन जो है वो ब्राह्मणिक ऑरिजिन है। उदाहरण के तौर पर मुसलमान, उदाहरण के तौर पर क्रिश्चियन, वो लोग जब भारत में आए तो उनको इस प्रकार देखा गया कि चूंकि अगर क्योंकि आप भारत माता को जय नहीं बोलोगे या भारत माता को नहीं मानोगे तो उनका शोषण किया गया। एज एंटी नेशनल का जो टैग पूरा अपने आप में ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जो पूरा नैरेटिव देख रहे हैं वो अपने आप में क्या है, ये नैरेटिव ये दर्शा रहा है कि आप कि अपने आप में अल्पसंख्यक प्रगति नहीं कर रहे हैं, आप उसके सोशली कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसी प्रगति। आप फिर बात करके जा रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने पूरा अधिकार दे दिया, वो अधिकार का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इस प्रकार नहीं है कि आज भी मुसलमानों के अगर हायर एजुकेशन में आप अगर परसेंटेज देख लें तो काफी कम परसेंटेज है। आखिर क्यों इतना कम परसेंटेज, आज भी हायर एजुकेशन में मुसलमान क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं, इसकी बात आप क्यों नहीं करके जा रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति बना देने से राष्ट्रपति आपने बना दिया, लेकिन क्या सच में वो पावर डिलीवर हो पाया उस समाज के प्रति, तो फिर उत्तर आता है नहीं। अगर आप पता होता तो आज हायर एजुकेशन में आप हायर एजुकेशन में या 10th कितने पास कर रहे हैं, आप डेटा है इसका पूरा, 10th कितने पास कर रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों में क्यों है, ट्राइबल में स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा क्यों है। अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट आज भी संख्या ज्यादा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस समाज की प्रगति हुई है, अल्पसंख्यक समाज की प्रगति हुई है। अब आगे बढ़ते हुए मान्यवर आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि सबको सब भाषा बोलने की आजादी है। अब सबको सब भाषा बोलने की आजादी है मान लिया, लेकिन एक अगर बिहार का, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक और जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में जा रहा है तो वो अपने हिसाब से कल्चरली भी वहां माइनॉरिटी हुआ, लैंग्वेज के आधार पर भी वो माइनॉरिटी हुआ। अगर वो माइनॉरिटी हुआ और अपने आप को एक्सप्रेस करने में वो दिक्कतें महसूस कर रहा है, उसका सोशल कैपिटल नहीं है, वो सोशल कैपिटल अपने आप को नहीं कर पा रहा है या अपना सोशल कैपिटल समाज में नहीं दे पा रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि उसका प्रगति हुआ है। वो उसको आज भी शोषण का सामना करना पड़ रहा है, और वो अगर वो शोषण का सामना करना पड़ रहा है तो मैं मान के चलूंगा कि वो अल्पसंख्यक प्रगति पर नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए मान्यवर हम ये भी समझना होगा, नॉर्थ ईस्ट की बात करके जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तमाम तरह के विकास कार्य हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हमें समझना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में हमने इतना उत्थान किया, नॉर्थ ईस्ट में अपने आप में किस प्रकार का कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का अपने आप में काफी डाइवर्स कल्चर है, हर एक इंटरसेक्शनैलिटी वहां सबसे ज्यादा विद्यमान है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से बहुत अलग है, और वहां डोमिनेंट रिलीजन अगर अभी के माध्यम में तो क्रिश्चियन जो है हमारा डोमिनेंट रिलीजन है। लेकिन वहां की स्थिति क्या है, वहां को हम लोग कैसे पोर्ट्रे करते हैं, क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया, जब वो मेन स्ट्रीम इंडिया यानी अर्थात मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपने आप में जो दिल्ली और ये क्वाउ बेल्ट का पूरा जो अवधारणा है, वहां वो जब आते हैं तो शोषण का उनके साथ क्यों सामना करना पड़ रहा है। वो अगर शोषण का सामना करना पड़ रहा है, हाँ शोषण का सामना करना पड़ रहा है, अपने आप में मणिपुर मान्यवर सबसे बड़ा उदाहरण है। मणिपुर में कैसे कुकी और दो समुदाय जो है, कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे हैं, और कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे हैं, और वो इसलिए लड़ रहे हैं और हम लोगों ने वहां और बहुत सारे कितने रिस्ट्रिक्शन तैयार कर रखे हैं। कहां अल्पसंख्यकों की प्रगति हुई, वहां कितने दिनों से इंटरनेट बंद है। अगर अल्पसंख्यकों की प्रगति हो पाती तो हमारा राज्य सरकार, हमारा जो राज्य है वहां ध्यान आकर्षित करता। वहां कितने दिनों से स्कूल बंद है, अगर स्कूल बंद है तो उनके बच्चों का क्या, जो अभी तक पढ़ नहीं पाए वो तो मेन स्ट्रीम से काफी कट गए, उनकी प्रगति कैसे होगी। या इतने दिनों तक जो उनके साथ अन्याय हुआ, इस ऐतिहासिक अन्याय का जिम्मेवार कौन होगा। अब आगे बढ़ते हुए मान्यवर हमें यह समझना होगा कि ये फैक्चुअल फैलेसी करके जाते हैं कि लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दे दिया गया। कहां दिया गया अलग धर्म का दर्जा। लिंगायत अभी भी हिंदू में, अभी भी उनका जब भी कर्नाटक का चुनाव आता है अभी फिर उनका मांग उठने लगता है, मेन स्ट्रीम दिखाने लगता है, क्योंकि जहां चुनाव आता है मेन स्ट्रीम मीडिया वहीं जाती है। तो लिंगायत अभी भी वो मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब सारे ट्राइबल मांगेंगे, सारे ट्राइबल कैसे मांग सकते हैं, सारे ट्राइबल का कल्चर अलग अलग है। ये तो सरना आपस एक संथाल
ट्राइब है जो कि झारखंड में एक अच्छा संथाल ट्राइब है जो कि झारखंड में उड़ीसा वाले बेल्ट में पाया जाता है। वो मांग कर रहा है कि मुझे सरना एक अलग धर्म के रूप में मैं अपने आप को वैदिक उस धर्म से एसोसिएट नहीं करता हूं। तो आप दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक को विकास भी कर रहे हैं, फिर आप उनके सोशल कैपिटल या उनको आजादी भी नहीं दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस से सोसाइटी में रखने का। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हमारी प्रगति पे है, अल्पसंख्यक हमारी प्रगति पे है। अब जो है हम बात करके जाते हैं कि किस प्रकार से अब अल्पसंख्यक की पूरी तरीके से जो अवधारणा है, ये बात करके जाते हैं कि पारसी कितना उत्थान कर गया। या सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पारसी अपने आप में एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, और पारसी जब ट्रेडर कम्युनिटी थी तो पारसी 47 के पहले भी थे। कावस जी, डावर भाई और जितने टाटा वगैरह की जितना उदाहरण दिया, इन सब ने एस्टेब्लिशमेंट अपना आजादी के पहले कर लिया था। और ये एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सोशल कैपिटल उनके पास शुरू से था, वो ट्रेडर कम्युनिटी व्यापार करते थे। अब आगे कश्मीर की बात, कश्मीर